हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसके पहले पिछले क्लास में हम लोगों ने आपका बोर्स मॉडल पढ़ा था। बोर्स मॉडल में हम लोगों ने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करा था? रेडियस कैलकुलेट करा था। आर एन इक्वल टू क्या आया था आपका 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। ठीक है, ये आपका बोर्थ ऑर्बिट आया था। बोर्थ ऑर्बिट का क्या है? रेडियस आया था। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करा था? सेकेंड नंबर आपका क्या है? टाइम पीरियड कैलकुलेट करा था। टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू क्या होता है आपका 1.52 इंटू 10 टू द पावर क्या होगा -16 इंटू एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, हम लोगों ने टाइम पीरियड कैलकुलेट करा था। टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट हो गया तो हम फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्या होता है 1/t। ठीक है, तो हमने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करा था, फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब उसके बाद आपका क्या है, हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी करा था कि किस तरह से आपका क्या होता है, मूव करता है। ठीक है, तो v इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 2.188 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या है, वेलोसिटी भी हम लोगों ने कैलकुलेट करा था। ठीक है, इसके अलावा एक टर्म और कैलकुलेट करा था जो आपका क्या था, एनर्जी था। एनर्जी ऑफ nth बोर ऑर्बिट। तो ई एन इक्वल टू क्या हो रहा था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये चार चीजें हमने बोर्थ ऑर्बिट बोर्थ आपका मॉडल से कैलकुलेट करा था। ठीक है, अब आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होता है, जो भी व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट का मीन्स बोल सकते हैं कि जो आपका क्या है, सनलाइट एक तरह से बोल सकते हैं। सनलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट होता है। इस सनलाइट को जब हम लोग क्या करते हैं, एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं। ठीक है, जब हम पास कराते हैं तो इस ये जो व्हाइट लाइट होता है वो आपका क्या होता है, 7 कलर्स में आपका क्या होता है, टूट जाता है। मीन्स आपका क्या होता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, मीन्स बोल सकते हैं कि ये जो व्हाइट लाइट या सनलाइट होता है वो आपका क्या होता है, एक तरह से मिक्सचर ऑफ 7 कलर बोल सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 7 कलर। ठीक है, और इसी जो आपका 7 कलर का आता है उसी को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए अब स्पेक्ट्रम आपका क्या है, स्पेक्ट्रम भी आपका 2-3 टाइप्स के होते हैं। मीन्स बोल सकते हैं कि स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है, एक से ज्यादा टाइप्स को उसको डिवाइड किया गया है। तो आपका क्या है, 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इमिशन स्पेक्ट्रम आपका क्या होता है, 2 टाइप में डिवाइड होता है। मीन्स उसको 2 टाइप से हम लोग आपका क्या है, अलग करते हैं। एक कंटिन्यूअस होता है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस होता है। अब डिसकंटिन्यूअस में आपका क्या होता है, 2 टाइप से होता है। एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो हम सबको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि किस किस टाइप का स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले आता है इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। क्लियर है? तो देखिए रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम सोर्स दैट इज फ्रॉम सन बल्ब etc पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैस एट लो प्रेशर और हीटिंग, ये यहाँ पे स्पेलिंग कर रही है HEATING होगा, हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर etc is passed through the prism and received a photographic plate then a spectrum obtained is called emission spectrum। मींस हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपका क्या हो रहा है, रेडिएशन इमिटेड। अगर आपका क्या है, कहां से रेडिएशन इमिट हो रहा है, सन के थ्रू, बल्ब के थ्रू, या फिर आपका क्या है कोई गैस को आपका क्या है हीट कर रहे हैं, उसके थ्रू हीट करने के बाद उससे जो रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है, आपका उससे जो रेडिएशन निकल रहा है और उस रेडिएशन को अगर हम
हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो आपका जो भी फोटोग्राफिक प्लेट पे जो आपका ऑब्जर्व होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, मीन्स आप ये देख सकते हैं कि आपका क्या है, यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या है, यही है, ये जो आपका जो सन है, या फिर ये सन क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होता है, मीन्स जिसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। तो इस सन को हीट इससे जो निकलता है, या फिर बोल सकते हैं किसी भी आपका गैस को हम हीट करते हैं और उससे जो आपका क्या होता है, रेज निकल रहा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिज्म के थ्रू पास कर रहे हैं। इस प्रिज्म के थ्रू पास करने के बाद जो आपका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है फोटोग्राफिक प्लेट पे, हम ये कहां ऑब्जर्व कर रहे हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे। ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे जो भी आपका रेडिएशन ऑब्जर्व होगा, स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, इट मे बी कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द सोर्स। ये आपका क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है। क्लियर है? तो देखिए आते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स सच एज सन, बल्ब, etc hot glowing body is analyzed by passing through the prism, then it is observed that it splits into 7 different colors from violet to red. These colors are so continuous that each of them into the next, hence it is known as continuous spectrum. मीन्स आपका बोल क्या रहा है कि अगर सन या बल्ब के थ्रू जो रेडिएशन निकलता है और उस रेडिएशन को अगर हम लोग क्या है, प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, तो इससे जो आपका क्या हो रहा है, जो भी आपका स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट पे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, आपका क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, 7 कलर होता है। कहां से कहां होता है, वायलेट से रेड होता है। इस साइड आपका क्या होगा, वायलेट होगा, और इस साइड क्या होता है, रेड होता है। मींस आपका वायलेट से शुरू होकर के लेट रेड तक इंक्रीज करता है, मींस इसका वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज करता है। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में हम कहीं पे आपका क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते हैं दो कलर्स को। ठीक है, दो कलर्स आपका क्या है, सेपरेट नहीं किया जा सकता है इन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में। क्लियर है? तो था आपका कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट आते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर आपका क्या था, दो स्पेक्ट्रम था, एक बैंड स्पेक्ट्रम होता है और एक आपका क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। सॉरी, ये आपका क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस के अंदर आपका क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम होता है। क्लियर है? तो बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। देखिए हमने क्या है, स्पेक्ट्रम पढ़ा, स्पेक्ट्रम के अंदर आपका क्या है, एक कंटिन्यूअस हो रहा है और दूसरा आपका क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूअस के अंदर आपका क्या होगा, बैंड होगा और आपका लाइन होगा। क्लियर है? तो चलिए, तो बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है वो देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। मींस आप बोल सकते हैं कि जब जो भी मॉलिक्यूल होता है उसको हम क्या कर रहे हैं, एक फ्लास्क में ले रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो आपका क्या होगा, इससे कुछ रेडिएशन निकलेगा और उस रेडिएशन को अगर हम प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं और पास करने के बाद इसको क्या है, अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व करते हैं तो जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो आपका क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, मींस आपका क्या मिलेगा, बैंड स्पेक्ट्रम मिलेगा। मींस अगर इसमें इस जो आपका जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क में उसमें हम लोग कौन सा आपका क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूल, कोई सा भी क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, और उस मॉलिक्यूल के थ्रू जो रेडिएशन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि आपका कुछ इस तरह का आपका रेडिएशन निकलता है जो आपका क्या होता है, बैंड आपका क्या होता है, स्लॉट वाइज स्लॉट होता है, कुछ इस तरह आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि आपका क्या हो रहा है, दिख रहा होगा। देखिए आपका क्या है, पहले आपका एक कलर दिखा, ठीक है, फिर ब्लैक मिला, फिर एक आपका कलर दिखा, फिर ब्लैक मिला, फिर कलर दिखा, फिर ब्लैक मिला, कुछ इस तरह का आपका स्पेक्ट्रम होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये कहां से मिलता है, मॉलिक्यूलर, जो मॉलिक्यूल होते हैं उसको जब हीट करते हैं और तब आपको क्या होता है, तब आपको क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है। तो आपका क्या दिख रहा है, एक कलर मिल रहा है, एक बैंड मिल रहा है एक कलर का, उसके बाद ब्लैक स्पॉट, उसके बाद फिर से एक कलर का बैंड मिलेगा, कुछ एरिया मिल रहा है और उसके बाद फिर से क्या है, स्पॉट्स है। ठीक है, ब्लैक स्पॉट। तो इस तरह का स्पेक्ट्रम को बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और ये मिलता कहां से, मॉलिक्यूल से मिलता है। जो मॉलिक्यूल को हीट करने पे जो आपका स्पेक्ट्रम रिलीज हो गया या फिर जो भी रेडिएशन रिलीज होगा उससे आपका क्या है, बैंड स्पेक्ट्रम मिलता है।
ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम की, बात करते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, देखिए जो इसमें इस पिक्चर को देखिए, आपका क्या है, पूरा आपका क्या है, का ब्लैक है, उसका एक छोटा सा पतला सा आपको क्या है, एक कलर का या लाइन मिल रहा है, फिर से पूरा एरिया क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, फिर से एक कलर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम मिलते हैं। और आपका जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है। मींस एटम को अगर हम हीट करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलेगा, और उस रेडिएशन को अगर हम लोग क्या है, प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे, तो उस और प्रिज्म के थ्रू पास होने के बाद अगर हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट पे जो भी ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको कैसा स्पेक्ट्रम मिलने वाला है, कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा, और जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जो भी आपका क्या करता है, जो भी व्हाइट लाइट होता है, मींस इसको मान लीजिए कि आपका क्या हो रहा है, व्हाइट लाइट आपका क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहा है। अब व्हाइट लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिक आपका क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आपका क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मिलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। कौन सा, AQOU, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। किस में डिजोल्व कर रहे हैं, वाटर में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। उस सॉल्यूशन को यहाँ पे क्या रख दिए, इस बीकर के अंदर रख दिए। अब इस बीकर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को पास करा रहे हैं, और पास करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको प्रिज्म के थ्रू, व्हाइट इस बीकर के निकलने के बाद हमको क्या करते हैं, इसको प्रिज्म के थ्रू पास कराते हैं। और इसके बाद क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं फोटोग्राफिक प्लेट पे, और इससे जो आपका स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको क्या होता है, कुछ आपको सर्टेन बैंड्स या फ्रीक्वेंसी या फिर बोल सकते हैं वेवलेंथ आपका क्या होता है, गायब रहता है। मेरे को क्या मिलना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, बट ऐसा कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिलता है, कुछ इस तरह का आपको जो पिक्चर में दिख रहा है, कुछ इस तरह का आपको क्या है, लाइट मिल रहा होगा। देखिए आपको क्या है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो व्हाइट क्या है, रेड के बीच में एक आपका क्या है, स्पॉट है ब्लैक कलर का। क्लियर है, ये वाला क्लियर है। तो यही आपका क्या करता है, वो जो सॉल्यूशन होता है, इस आपको वेवलेंथ को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो देखिए ये वाला वेवलेंथ को लेमडा वाले, इस वाले लेमडा के वैल्यू को एब्जॉर्ब कर लिया, इसके वेवलेंथ यहाँ पर जो आपका क्या है रेडिएशन था उसका वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया, इसका वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लिया। मींस आपको कुछ सर्टेन वेवलेंथ आपको क्या कर लेता है, वो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपका उससे जो आपका और रेडिएशन मिलता है, मींस आपका जो आपका बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है। तो देखिए आपको क्या लिखा है, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स इज फर्स्ट पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं, और आपका क्या करते हैं, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं, कहां, प्रिज्म में, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, एक डार्क स्पॉट या डार्क प्लेसेस मिलता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्लियर है। तो अलग अलग सॉल्यूशन से अगर पास करेंगे तो आपको अलग अलग तरह का आपका क्या है, अलग अलग प्लेस पे आपको क्या है, डार्क स्पॉट्स मिलेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं, इतना पढ़ने के बाद हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक आपका क्या है, फ्लास्क लेते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आपका क्या है, कुछ इस तरह से आपका लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं, और उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, या फिर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या करते हैं, पास करते हैं। तो इससे क्या मिलता है, कुछ आपका स्पेक्ट्रम रिलीज होता है, और इस स्पेक्ट्रम को क्या करते हैं, प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं, और पास करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। मींस हाइड्रोजन से अगर आपका जो भी रेडिएशन निकल रहा है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्लियर है। तो अब बात करते हैं कि आपका क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या ऐसा कुछ दिखा जो कि साइंटिस्ट इसके बारे में आपको चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, स्टडी करा। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट की बात करते हैं, तो व्हेन हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, कहां पे, लो प्रेशर,
टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब, मींस आपका जो ट्यूब है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक तरह से डिस्चार्ज ट्यूब की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या ले रहे हैं, इसको डिस्चार्ज ट्यूब में ले रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को। एंड लाइट इमिटेड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मींस इसके थ्रू क्या है, बहुत ही लो प्रेशर और टेम्परेचर पे, मींस हम क्या कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होता है, मींस इससे जो आपका H2 था वो आपका क्या हो जाएगा, 2H प्लस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, मींस आयंस में कन्वर्ट होता है। और आपका क्या होता है, और अब जब ये आयंस में कन्वर्ट होता है तो इससे क्या होता है, रेडिएशन निकलता है। अब इस रेडिएशन को हम लोग क्या करते हैं, आपका क्या है, ऑब्जर्व करते हैं, और इस रेडिएशन को क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और इसी रेडिएशन को हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन एटम व्हेन गेट एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी लेवल, हमने बात करा था कि आपका क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करता है। तो अगर हाइड्रोजन एटम की अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मींस वो इलेक्ट्रॉन कहां होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, ठीक है। अब आपका बोल रहा है व्हेन हाइड्रोजन गेट एक्साइटेड टू ए हायर एनर्जी लेवल इट स्टेज अबाउट देयर 10 टू पावर -8 सेकंड। क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है, जैसे हम इलेक्ट्रिक के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, मींस इसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये क्या होता है, यहां पर वाला जो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड ऑर्बिट में चला जा सकता है, ठीक है, उसको थोड़ा सा एनर्जी मिला तो वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। ये आपका क्या है, सेकेंड ऑर्बिट है, ठीक है। अब इस सेकेंड ऑर्बिट में चला गया तो आपका क्या बोल रहा है कि आपका क्या हो रहा है, 10 टू पावर -8 सेकंड तक वो सेकेंड ऑर्बिट में रहेगा, फिर से वो क्या होगा, मूव कर जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट की ओर, ठीक है, एंड फॉल बैक टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो अगर हम इसको क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा एनर्जी दिए या करंट वोल्टेज प्रोवाइड किए तो ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्बिट में चला गया, या फिर हो सकता है इससे हायर भी ऑर्बिट में जाएगा, जितना हम उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो उतना ही हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। बट जो भी ऑर्बिट में जाएगा वो आपका क्या होगा, उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन 10 टू पावर -8 सेकंड तक एग्जिस्ट करेगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद वो आपका क्या होगा, फिर से घूम फिर करके वो और फर्स्ट ऑर्बिट में चलाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट भी बोल सकते हैं या फिर स्टेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में घूमकर चला आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपका क्या है, ये आपका बात कर रहे हैं कि अगर ये आपका क्या है, इस ऑर्बिट से बात कर रहे हैं, मींस आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट से अगर मान लेते हैं सेकेंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट किसी ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है। तो अगर वो किसी भी ऑर्बिट में जा रहा है तो यहां से यहां जाने में क्या हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, मींस यहाँ एनर्जी क्या था, कम था, वो यहां से यहां गया, मींस वो कुछ एनर्जी क्या किया, यहां से यहां जाने में एनर्जी ऑब्जर्व किया। जब वो आपका 10 टू पावर -8 सेकंड के बाद वो फिर से आपका क्या है, इस ऑर्बिट में आ रहा है, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, क्लियर है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज करता है, वो आपका क्या है, स्पेक्ट्रम या रेडिएशन बोल सकते हैं, या फिर आपका क्या बोल सकते हैं, लाइट के फॉर्म में क्या करेगा, इमिट करेगा, उसे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। मींस आपका कोई सा भी इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट और सेकेंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट से कहीं पे भी वो आप कहां जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। अब उस ऑर्बिट में जाने में आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करेगा, हम उसे जो एनर्जी रिलीज करेगा एज ए फॉर्म ऑफ लाइट या वेव, उसे हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्लियर है। तो देखिए अब आपका क्या है, हम लोग देखते हैं इस फिगर को देखते हैं, तो देखिए आपको यहां दिख रहा होगा कि n = 1 मींस आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, ठीक है। n = 2 मींस सेकेंड ऑर्बिट, क्लियर है। n = 3 मींस थर्ड ऑर्बिट, क्लियर है। n = 4 मींस फोर्थ ऑर्बिट, क्लियर है। अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो फर्स्ट हमने देखा था कि बोर्स में आपका क्या, बोर्स ऑर्बिट आपको कैलकुलेट कर रहे थे, एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे, उसमें हम लोग किस तरह से कर रहे थे, En = -13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो Z आपका हाइड्रोजन अगर ले रहे हैं, H ले रहे हैं मींस हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो Z = क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं तो n = भी क्या होगा, 1 होगा, मींस फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्लियर है। अब अगर हम लोग सेकेंड ऑर्बिट में जाएंगे तो किसके लिए निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, तो Z का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, बट n का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, -13.6/4,
क्लियर है, एन स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मीन्स इसका एनर्जी क्या हो जाएगा आपका -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह इसका अगर कैलकुलेट करेंगे तो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो देखिए ये आपका क्या है, ये जो आपका वैल्यू है फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, माइनस का मीनिंग क्या हो गया कि इसका वैल्यू क्या है, सेकेंड ऑर्बिट से क्या है, कम है। क्लियर है, मींस अगर आपका क्या है, इसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो आपका क्या है, एनर्जी लेवल इसका कम है और सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है, ज्यादा है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से मींस लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की ओर जा रहा है तो उसको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। बट जब वो आपका हाई लेवल से आपका लो लेवल में जाएगा तो मींस एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा एज अ फॉर्म ऑफ फोटोन बोल सकते हैं या वेवलेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आपका क्या है, अब साइंटिस्ट ने क्या बोला कि आपका अगर आपका सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जा रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा। अगर हम क्या है, अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है वो किसी भी ऑर्बिट में जा सकता है। क्लियर है, उसको जितना एनर्जी मिलेगा उसके अनुसार से वो किसी भी ऑर्बिट में जाएगा और उस ऑर्बिट में 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा और फिर से वो आपका क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट में चला आएगा। क्लियर है इतना। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपका क्या है, पहला वाला जो अगर कोई सा भी ऑर्बिट से, ठीक है, मींस मेरे पास क्या हो सकता है, इन्फिनाइट ऑर्बिट हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं किसी भी ऑर्बिट में चला गया, मींस आपका ये फोर्थ ऑर्बिट है, तो अगर फोर्थ ऑर्बिट से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट पे आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइमन। मींस आपका क्या है, जो भी रेडिएशन है मींस किसी भी ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो इस वाले को क्या बोल रहे हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अगर वो कहीं से भी सेकेंड ऑर्बिट में जा रहा है तो बाल्मर सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अगर वो कहीं से भी थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है तो पास्चन सीरीज बोलेंगे, कहीं से भी फोर्थ ऑर्बिट में आएगा तो उसको ब्रैकेट बोलेंगे, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, कहीं से भी अगर वो फिफ्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको पी फंड बोलेंगे और कहीं से भी वो सिक्स्थ ऑर्बिट में आएगा उसको हम्फ्री बोलेंगे, HUMPRY। ठीक है, हम्फ्री सीरीज बोलेंगे। क्लियर है, मींस आपका हो सकता है वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आए या फिर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट में आए या फिर फोर्थ से फर्स्ट में आए या इन्फिनाइट से फर्स्ट में आए, तो इस वाले पूरे को क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्लियर है, इस वाले को पूरे को क्या बोलेंगे, बाल्मर बोलेंगे, इस वाले को क्या बोलेंगे, पास्चन बोलेंगे। क्लियर है, और कहीं से भी आएगा मींस जैसे जैसे हम लोग क्या है, डिस्टेंस बढ़ते चले जाएंगे आपका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। क्लियर है, तो अब देखिए हमने इसका एनर्जी लेवल आपको क्या बताया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका आपका क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, तो अब देखिए आपको क्या है, इतना एनर्जी गैप की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड इसका एनर्जी गैप होगा। क्लियर है, ठीक है, तो हमने कैलकुलेट भी करा था पिछले क्लास में कि क्या है, न्यू बार इक्वल्स टू क्या था, आपका क्या है, न्यू बार नहीं बात बताया था आपको, 1/λ की बात करा था, 1/λ इक्वल्स टू RZ² इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ठीक है, और मेरे को क्या पता है, E इक्वल्स टू HC/λ। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं क्लियर है, तो यहां से आपको क्या है, एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर है, तो हमने ये फॉर्मूला आपका क्या है, प्रूफ करा था पिछले क्लास में और आपको बोला था कि आगे इस फॉर्मूले की जरूरत होगी। तो हमें क्या है, अगर आपको क्या है, यह इसके और इस यहां से मीन सेकेंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट आने में आपको अगर पूछता है कितना वेवलेंथ निकलेगा, मींस जो रेडिएशन निकलेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, तो हम लोग इसकी मदद से आपका क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या बोला जाता है, इसको कभी कभी जो लाइमन सीरीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कभी कभी लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है, लाइमन सीरीज का जो फर्स्ट लाइन है उसको हम क्या बोल सकते हैं, वो कहां से आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 से कहां आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है। क्लियर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन बोलते हैं, फर्स्ट लाइन, जिसे अल्फा भी बोला जाता है, कभी कभी कहीं देखेंगे किसी बुक में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन बोलते हैं, किसका, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है,
और आपका क्या होगा, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। क्लियर है। अगर आपको कहीं पे बोला जाए पी फंड आपका क्या है, पी फंड का फर्स्ट लाइन क्या होगा, तो आपका ये वाला, ठीक है, मींस आपका N1 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और N2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, लोअर वाले को हम लोग N1 लेते हैं और हाइयर वाले को N2 लेते हैं। क्लियर है। अगर बोला जाए कि आपका क्या है पास्चन सीरीज का सेकंड लाइन की बात करें तो हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स आपका क्या हो जाएगा, N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और N2 इक्वल्स टू क्या होगा 5 होगा। किसके लिए, पास्चन का सेकेंड लाइन, पास्चन सेकेंड लाइन। क्लियर है। तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखते हैं कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल बेस देख लेते हैं कि कहां पे कैसे हम लोग को क्वेश्चन शुरू करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग लाइमन सीरीज की बात करते हैं। अगर लाइमन सीरीज समझ में आ जाए तो आपको क्या है किसी भी सीरीज का निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए आपका क्या है, अगर बोला जाए कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, क्या फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्लियर है। अब आपको फर्स्ट लाइन अगर बोला जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है, ये वाला N1 इक्वल्स टू 1 और N2 इक्वल्स टू 2, ये वाला। ठीक है, तो आपका क्या लिख सकते हैं, N1 इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, N2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। अगर इसका वेवलेंथ आपका लेमडा पूछ दे 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू क्या होता है RZ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। क्लियर है। तो अगर आपका क्या है N1 का वैल्यू आपको पता है 1 और N2 का वैल्यू आपका क्या है 2 होगा। ठीक है, तो RZ स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा RZ स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 4, क्या होगा RZ स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1 3 अपॉन 4। ठीक है, R का वैल्यू RZ का वैल्यू आपको सब, RZ का वैल्यू क्या होगा, अगर हाइड्रोजन के लिए है तो Z हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और R का वैल्यू आपको पता है कितना होता है। ठीक है, तो वो आपका R का वैल्यू 1096777 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अगर आपको क्लियर है, या फिर आप लिख सकते हैं, एक मिनट, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं क्या 1. चलिए, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1, एक मिनट में यहां लिख दे रहा हूं, R इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1.09677 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली सोल्व करने के लिए 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप आपका वैल्यू पुट कर लीजिएगा तो आपको क्या है लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब अगर कहीं पूछता है सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, सेकेंड लाइन, ठीक है, इसका लेमडा का वैल्यू क्या होगा, तो 1 अपॉन लेमडा इक्वल्स टू RZ स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस N2 का क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। क्लियर है। तो आप यहां से वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपका लेमडा का वैल्यू भी आ जाएगा सेकेंड लाइन। अगर कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगा लाइमन सीरीज का। ठीक है, तो हमें क्या पता है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए सबसे पहले देखिए कि डेल्टा ई इक्वल्स टू क्या होता है SC अपॉन लेमडा। ठीक है, तो लेमडा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होगा, लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए बहुत कम होना चाहिए। अगर लेमडा का वैल्यू कम होना चाहिए मींस डेल्टा ई का वैल्यू क्या होना चाहिए बहुत ज्यादा होना चाहिए। अब डेल्टा ई का ज्यादा कब होगा, जब आपका क्या है इस दोनों के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही आपका क्या हो जाएगा डेल्टा ई का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, मींस अगर आपका n का वैल्यू क्या है N2 का वैल्यू अगर इन्फिनिटी लेते हैं और N1 का वैल्यू 1 लेंगे तो दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा ऑर्बिट न्यूक्लियस से उससे ही वैसे आपका क्या हो जाएगा एनर्जी इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी गैप भी क्या होगा बढ़ता चला जाएगा। मींस N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 होगा और N2 का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी होगा। मेरे पास फॉर्मूला क्या
है 1 अपॉन लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। अब आपका क्या है n1 का वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0 होता है, मीन्स आप क्या लिख सकते हैं आर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अगर कहीं पे बोलेगा लेमडा का वैल्यू मैक्सिमम, लेमडा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जब ये अगर ग्रेटर देन होगा तो आपका डेल्टा ई का वैल्यू क्या होगा मिनिमम होना चाहिए। तो ये मिनिमम कब होगा, जब दोनों की आपका क्या है एक आपका सेकेंड ऑर्बिट हो, दूसरा क्या हो फर्स्ट ऑर्बिट हो। ठीक है, तभी तो आपका क्या हो जाएगा गैप कम होगा। ठीक है, क्योंकि आपका जैसे जैसे दूर जाएंगे गैप आपका क्या होगा, एनर्जी गैप क्या हो जाएगा बढ़ता चला जाएगा। मींस आप बोल सकते हैं कि अगर आपको मैक्सिमम बोले, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात करें तो n1 का वैल्यू तो 1 होगा, बट n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? और आप क्या है यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये तो आपका क्या था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था। अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स ने आपका जो भी थ्योरी दिया था उसमें क्या ड्रॉबैक्स था या क्या चीजें उन्होंने क्या है एक्सप्लेन नहीं करा था। ठीक है, तो सबसे पहला ड्रॉबैक्स ये है कि आपका क्या है ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस के लिए यूज होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस का मतलब H प्लस के लिए यूज कर सकते हैं, He डबल प्लस के लिए यूज कर सकते हैं, Li3 प्लस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मीन्स ये आपका जो भी आपका एप्लीकेशन है या जो भी उन्होंने बताया था वो आपका क्या है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड था। मीन्स आपका मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए आपका जो भी थ्योरी है वो फेल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। आपका क्या है इट कैन नॉट एक्सप्लेन a splitting of spectral lines into several spectral lines on applying electric field। मींस क्या बोला जा रहा है कि आपका क्या है जो आपका जो ऑर्बिट है, मींस आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, मींस वन और फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, ए थर्ड एंड ए फोर्थ। ठीक है, तो इन्होंने अब क्या बोल रहा है कि आपका क्या है स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। मींस अगर सपोज कीजिए कि आपका यहां से 4 से आपका कोई आपका क्या हो रहा है स्पेक्ट्रल लाइंस आपको बन रहा है और वो 3 पे आ रहा है। ठीक है, और 3 पे आने के बाद ये क्या हो रहा है 2-3 आपका क्या है स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या हो रहा है टूट जा रहा है। ठीक है, आ तो एक ही रहा है यहां से यहां तक, बट यहां के बाद क्या हो रहा है टूट जा रहा है। तो क्यों टूट रहा है, क्योंकि इसके पास देखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो आपका इस चीज को ये जो आपका हम लोग करा रहे हैं एक्सपेरिमेंट उसके आसपास क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो आपका क्या हो जाता है स्पेक्ट्रल लाइंस, एक से ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस में क्या होता है टूट जाता है और उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जीमैन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दोनों के कंडीशन में जब वापस स्पेक्ट्रल लाइंस आता है तो वो क्या होता है एक से ज्यादा लाइंस में क्या होता है टूट जाता है। इसके बारे में भी बोर्स ने क्या है कुछ नहीं बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका दिस मॉडल इज नॉट इन अकॉर्डेंस विथ द डिब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मींस ये मॉडल क्या है डिब्रोगली जो आपका साइंटिस्ट थे उन्होंने जो कंसेप्ट दिया उसके अकॉर्डिंग ये मॉडल नहीं है और ना ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अनुसार ये मॉडल है। ठीक है, हम लोग आगे देखेंगे कि आपका डिब्रोगली और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो इस मॉडल बोर्स मॉडल भी आपका क्या है डिब्रोगली के जो थ्योरी था और हाइजेनबर्ग का जो थ्योरी था उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करते हैं डिब्रोगली कंसेप्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो डिब्रोगली कंसेप्ट तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है इट एक्सप्लेन्स द डुअल नेचर ऑफ मैटर। डिब्रोगली ने क्या बोला जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका क्या है दोनों नेचर होता है। कौन कौन सा दो नेचर, एक लाइट या फिर वेव नेचर बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है पार्टिकल नेचर होता है। क्लियर है? तो आपका क्या होता है दो नेचर्स होते हैं। तो उन्होंने क्या है डिब्रोगली ने क्या बोला कि आपका क्या है जो भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो दोनों नेचर शो करता है, लाइट नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आपका नेक्स्ट क्या है अकॉर्डिंग टू डिब्रोगली कंसेप्ट मैटर कैन आल्सो बिहेव एज ए वेव। डिब्रोगली ने क्या बोला कि जो भी कोई पदार्थ है,
ठीक है, जो भी मटेरियल है वो आपका क्या कर सकता है, वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये कब करता है, जब बहुत ज्यादा हाई स्पीड से किसी भी मटेरियल को अगर हम फेंके तो वो वेव की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एसोसिएटेड मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल विद द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड वेव। ठीक है, डिब्रोग आपका क्या है, यहां पे डिब्रोगली होना चाहिए, डिब्रोगली एसोसिएटेड मोमेंटम मूविंग पार्टिकल विद द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड वेव। मींस कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर कोई आपका क्या है पार्टिकल्स को हम लोग क्या है कुछ वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, ठीक है, तो अब आपका क्या है जो भी पार्टिकल को अगर फेंक रहे हैं तो उससे साथ क्या होगा, एक वेव ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि आपका वो वेव आपका क्या होगा, ट्रेवल करेगा। अगर हम किसी पार्टिकल को यहां से ए प्लेस से बी की ओर फेंकते हैं तो ये आपका क्या है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये होगा, बट जो वेलोसिटी ट्रेवल कर रहा होगा उस पदार्थ के साथ, उस मैटर के साथ एक वेव भी क्या होगा, साथ में ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, मींस आपको कोई भी पार्टिकल या कोई भी मैटर को अगर हम थ्रो करते हैं या किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं तो आपका क्या होगा, वो उसके साथ भी क्या होगा, वेव एसोसिएटेड होगा, मींस उसके साथ वेव भी ट्रेवल करेगा। और उन्होंने क्या रिलेशन दिया कि लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/p, मींस उसका जो वेवलेंथ होगा उस मैटर का, मींस उस मैटर को फेंकने के बाद उससे जो वेवलेंथ या जो रेडिएशन निकलेगा वो आपका डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या होगा, p होगा, या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, p क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, और p इक्वल्स टू आपका क्या होता है, mv। क्लियर है, मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मींस ये जो आपका पार्टिकल है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, उसका मास क्या है, m है, और उसको किस भी वेलोसिटी से अगर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आपका उससे क्या होगा, एक वेवलेंथ निकलेगा, मींस उससे एक रेडिएशन निकलेगा, वेव निकलेगा, उसका वेवलेंथ क्या है, लेमडा है। तो अगर उसका वेवलेंथ लेमडा है तो लेमडा आपका क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p होगा। इस अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, अपॉन p होगा। और p इक्वल्स टू हमने अभी देखा कि मोमेंटम होता है, p इक्वल्स टू क्या होता है, mv होता है, मींस लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन mv हो गया। क्लियर है, h आपका क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आपका जो डिब्रोगली जो आपका कंसेप्ट है वो आपका क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है, वो सिर्फ आपको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए है। ठीक है, मींस हम बोल सकते हैं किसी भी आपका पार्टिकल के थ्रू आपका क्या होगा, अब वेव तो जनरेट होगा, बट उस वेव को हम ऑब्जर्व सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ ही कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को ही बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंक सकते हैं। ठीक है, अगर किसी बड़े से पत्थर को अगर हम फेंके तो हम बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ फेंक नहीं सकते, तो अगर कोई सा भी पत्थर जितनी वेलोसिटी के साथ जाएगा तो उसका कुछ वेव निकलेगा, बट अगर वेलोसिटी उसका कम है तो उससे जो वेव निकलेगा उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो हम उस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया कि जो डिब्रोगली कंसेप्ट है वो आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही एप्लीकेबल है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में स्मॉल पार्टिकल लाइट जैसे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं वो आपका क्या होता है, मास में भी बहुत छोटा होता है और आपका लाइट वेट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी के साथ क्या कर सकते हैं, थ्रो कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए तब हम लोग देखते हैं कि आपका क्या होता है, किस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी और आपका क्या है, आपका लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन mv को रिलेट करते हैं। मींस आपको क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाएगा कि हम क्या है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किस तरह से करते हैं। तो चलिए देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, आपको पता है हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम m से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दे तो नीचे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो, मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो अब आपका क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, mv का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन 2 इंटू m लिख सकते हैं, और इस mv को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। क्लियर है, मींस p स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, मोमेंटम।
क्लियर है, मींस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m हो गया। तो हम p इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस रिलेशन पे भी आपका क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, p इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। m आपका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फेंक रहे हैं तब। क्लियर है, या मास ऑफ इसको लिख लीजिए पार्टिकल। क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ mv²। मींस किसी भी आपका जो भी पार्टिकल है उसको m, उसका मास क्या है m है और उसका v क्या है, वेलोसिटी है। ठीक है, तो मींस कोई भी पार्टिकल का अगर वेज फेंक रहे हैं तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो उसका मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है, अब देखिए लेमडा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, h अपॉन आपका क्या होता है, p होता है, h अपॉन क्या होता है, mv होता है, और m आपका क्या लिख सकते हैं, h अपॉन p इक्वल्स टू क्या है, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आपका क्या है, अगर काइनेटिक एनर्जी दिया है किसी का भी, तो आप क्या है उसका लेमडा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, चलिए। तो अब आपका क्या है, अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये तो आपका क्या है किसी भी पार्टिकल के लिए, अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं वो पार्टिकल आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो आपका क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, Q इंटू वी होगा। क्यों होगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन लिए, वो आपका क्या है इनिशियली रेस्ट में है, ठीक है, उसको हम लोग क्या है, उसको क्या है कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करा, जैसे आपका वायर है, अगर वायर में क्या है यहां से यहां वायर है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, हम उसको क्या है जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किए तो उसको क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस वायर में मूव करना चालू होगा, एज ए आप बोल सकते हैं करंट के रूप में। ठीक है, तो अगर हम आपका क्या है करंट के रूप में वो आपका क्या हो रहा है, मूव करना चालू कर दिया, मींस आपका ये इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू कर दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपका क्या होगा, चार्ज इनटू वेलोसिटी, मींस इस इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होगा, और वो चार्ज क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना ही चार्ज होता है, तो इस चार्ज के साथ और कुछ वेलोसिटी के साथ वो क्या होगा, ट्रेवल करना चालू करेगा। इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू वी। ठीक है, अब इस काइनेटिक एनर्जी को लेमडा वाले वैल्यू में पुट कर दे, तो लेमडा इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन P होता है, H इक्वल टू क्या होता है, mv होता है, और क्या होता है H अपॉन √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। क्लियर है, अब इस काइनेटिक एनर्जी का अगर वैल्यू रख दें तो H इक्वल टू √2m, Q का वैल्यू क्या होता है आपका, Q इंटू वी लिख सकते हैं। Q का वैल्यू आपका क्या होता है, हम लोग पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और v आपका क्या हो गया, वेलोसिटी, और m का आपका मास का वैल्यू पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर सभी का वैल्यू पुट कर दे, h का वैल्यू पुट कर दे, h का वैल्यू क्या होता है आपका 6 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, वो आपका वैल्यू होता है। क्लियर है, अब सभी का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो अब आपका क्या हो जाएगा, इस सभी का आपका h का वैल्यू, 2 का वैल्यू, m का वैल्यू, q का वैल्यू, तो लेमडा इक्वल टू आपको क्या मिलता है, आपका क्या हो जाएगा 12.5 अपॉन √v एंगस्ट्रम। क्लियर है, ये आपको क्या है न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं डिब्रोगली कंसेप्ट को बोर्स मॉडल के साथ कैसे हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ओके, तो डिब्रोगली ने क्या बोला कि आपका क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन है, मींस आपका जो भी पार्टिकल है, वो आपका क्या है एज ए मास भी बिहेव कर सकता है, और आपका क्या है एज ए आपका लाइट या वेव भी बिहेव कर सकता है। मींस पार्टिकल का दो नेचर होता है, कौन कौन सा, लाइट और वेव नेचर। तो वही आपका क्या किया उन्होंने, आपको किसके लिए एप्लीकेबल करा, इलेक्ट्रॉन के बारे में भी उन्होंने यही बोला। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि आपका जो भी आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो आपका पार्टिकल नेचर भी शो करेगा और वेव नेचर भी शो करेगा।
ठीक है। तो उन्होंने क्या है, इसको एक रिलेशन दिया कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका क्या हो रहा है, कि पार्टिकल नेचर होगा या फिर वेव नेचर होगा। मींस आपका क्या है, उन्होंने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मींस सपोज कीजिए फर्स्ट ऑर्बिट है, अगर वो इसमें मूव कर रहा है तो वो आपका क्या है, एज ए वेव भी मूव करेगा। मींस उसके पास पार्टिकल नेचर तो है, साथ में उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, वेव नेचर भी है। क्लियर है। मींस वो आपका हो सकता है वेव नेचर की तरह भी बिहेव करे, कुछ ऐसा। ठीक है। तो उन्होंने क्या रिलेशन दिया, उन्होंने बोला कि हर एक ऑर्बिट के लिए वो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। मींस उसका जो वेव होगा, उसका जो वैल्यू होगा, वो आपका क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है। तो हमें क्या पता है, एम वी आर इक्वल्स टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। आप बोल सकते हैं, इसका अगर हेडिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं डी ब्रोगली कंसेप्ट विथ बोर्स मॉडल। डी ब्रोगली कंसेप्ट विथ बोर्स मॉडल। ठीक है। ये आपका क्या है, हेडिंग है। तो आपका क्या है, उन्होंने क्या बोला था, एम बी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, आप लोग को पता है। क्लियर है। और आपका क्या है, लेमडा इक्वल्स टू क्या है, एच अपॉन एम भी पता है। ठीक है। अब आपका क्या है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखते हैं कि आर इक्वल्स टू क्या होगा, एन एच अपॉन एन, सॉरी आपको ऐसे लिखे, एन अपॉन 2 पाई इंटू एच अपॉन एम भी। ठीक है, लिख सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, इसको हम इस 2 पाई को यहां पे लेके जाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन एम भी। ठीक है। अब आपका क्या है, ठीक है, अब आपका क्या है, एच अपॉन एम भी को क्या लिख सकते हैं, लेमडा लिख सकते हैं। तो आपका क्या हो गया, 2 पाई आर इक्वल्स टू क्या हो गया, एन लेमडा। क्लियर है। अब अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन लेमडा। ठीक है। यहां पे एन क्या था आपका, बोर ऑर्बिट था। ठीक है। तो एन मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बोल सकते हैं। ठीक है। और या फिर उन्होंने क्या है, ये आपका क्या है, ये जो एन का जो दिया था वैल्यू, मींस ये आपका क्या है, बोर्स ने दिया था। मींस आपका क्या है, बोर ऑर्बिट या नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल सकते हैं, नंबर और ऑर्बिट। क्लियर है। अब ये आपका क्या है, इन्होंने आपका क्या है, डी ब्रोगली ने क्या बोला, ये जितने नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा, उन्होंने एन को क्या है, ऑर्बिट तो माना ही माना, साथ में उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ वेव्स बोला। ठीक है। मींस आपको एन को क्या बोला उन्होंने, नंबर ऑफ वेव्स भी बोला। ठीक है। एन को क्या बोला उन्होंने, नंबर ऑफ वेव्स। क्लियर है। तो देखिए उन्होंने एन को नंबर ऑफ वेव्स बोलने का मतलब क्या हुआ कि आपका क्या है, उन्होंने एक रिलेशन दिया 2 पाई आर अपॉन लेमडा। तो देखिए अगर आपका क्या है, एन आपका फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है। एन इक्वल्स टू 1 है, तो मींस फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया। अब फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, और एन को उन्होंने क्या बोला, नंबर ऑफ वेव्स, मींस फर्स्ट ऑर्बिट में क्या होगा, वेव्स का नंबर कितने होगा, 1। अगर आपका सेकेंड ऑर्बिट है तो नंबर ऑफ वेव क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है। अगर थर्ड ऑर्बिट होगा तो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ वेव कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। अब ये किस तरह से बिहेव करेगा वो देखिए। आपको क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे अगर न्यूक्लियस है सभी के, ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो आपका क्या है, कुछ इस तरह से आपका क्या होगा, वेव ट्रेवल करेगा। तो देखिए आपको क्या है, कितने दिख रहे हैं, एक ये 2 3, मींस आपका क्या होगा, ये ऑर्बिट कौन सा है, थर्ड ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड ऑर्बिट में नंबर ऑफ वेव्स आपको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3। अगर ये आपका मान लेते हैं फोर्थ ऑर्बिट है, क्लियर है, तो फोर्थ ऑर्बिट में देखिए नंबर ऑफ वेव्स कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। अगर आपका क्या है, n इक्वल्स टू अगर इसमें 5 है तो आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने हो जाएंगे, मींस वेव्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है। तो मींस उन्होंने बताया कि आपका जितना नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा उतने ही नंबर आपका क्या होंगे, वेव्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपका क्या है, एक्चुअली बोर्स ने क्या बोला था, बोर्स ने बोला था कि एक कांस्टेंट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। बट आपका क्या है, आपका डी ब्रोगली ने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसका नेचर क्या होगा, आपका पार्टिकल तो होगा, साथ में वेव्स भी होगा। और अगर वो वेव्स की तरह अगर बिहेव करता है तो वो एक्चुअली क्या है, कुछ ऐसा मूव करेगा, ना कि एक आपका क्या है, सर्टेन ऑर्बिट पे।
क्लियर है, कुछ ऐसा वो मूव करेगा वेव्स की तरह। ठीक है, उन्होंने और क्या बोला, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ भी आपका ट्रेवल करता है, तो इसका जो वेव नेचर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर का मतलब क्या होगा, इसका जो नेचर होगा, वेव नेचर ज्यादा शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू, आप बोल सकते हैं पार्टिकल नेचर। वेव नेचर क्या होगा, ज्यादा शो करेगा विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल नेचर। क्लियर है, तो ये था आपका क्या है, डी ब्रोगली कंसेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है, चलिए, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी क्या है, माइक्रोस्कोपिक आपका क्या है पार्टिकल के लिए यूज होता है। माइक्रो मींस आपका जो थ्योरी दिया गया है वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ओके, सेकेंड बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ए मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विथ 100% एक्यूरेसी। मींस हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि आपका क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है आपको ऑर्बिट के अराउंड, अगर मैं इसका मोमेंटम कैलकुलेट करूं किसी सर्टेन पोजीशन पे, मान लेते हैं ये पोजीशन आपका क्या है, ए वाला है। ठीक है, इस पोजीशन पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, मोमेंटम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस पोजीशन पे मोमेंटम कैलकुलेट करने जाऊं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, उस मोमेंटम के कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, एरर दिखेगा। ठीक है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मोमेंटम and position of a moving electron cannot be determined simultaneously, मींस किसी एक सर्टेन पोजीशन पे आपका क्या है, मोमेंटम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी के साथ। मींस उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, आपको एरर मिलने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है। मींस आप क्या बोल सकते हैं कि अगर हम क्या बोल रहे हैं कि जो पोजीशन है, किसी भी आपका क्या है पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो हम किसी एक सर्टेन पोजीशन और मोमेंटम, उस पोजीशन पे मोमेंटम हम कैलकुलेट दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। मींस अगर आपका क्या है, उस जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा होगा, तो हम उस वेलोसिटी पे अगर मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे चाहे कि हम मोमेंटम कैलकुलेट करने जाए, तो जब तक हम मोमेंटम कैलकुलेट करने जाएंगे वो आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हो सकता है वो यहां तक मूव कर चुका होगा। तो जब तक हम कैलकुलेट करेंगे तब तक मेरे को क्या मिल जाएगा, एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने यही बात बोला कि मोमेंटम और पोजीशन 100% एक्यूरेसी के साथ क्या है, किसी भी आपका इलेक्ट्रॉन का हमको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू मेजर मोमेंटम इक्वलिटी एरर विल बी अकर इन पोजीशन एंड वाइस वर्सा। अगर हम लोग मोमेंटम कैलकुलेट करने जाते हैं तो पोजीशन में एरर दिखेगा, अगर हम लोग पोजीशन उसका कैलकुलेट करने जाते हैं तो मोमेंटम में एरर होगा। और उन्होंने क्या है, एक रिलेशन दिया। ठीक है, वो रिलेशन की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग वी कैन ओनली डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। मींस आपका क्या है, किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं कि आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है या यहां पे मिल सकता है। मींस 100% एक्यूरेसी के साथ हम ये नहीं बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है, बहुत ही ज्यादा है। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इस एरिया में आपको मोमेंटम मिलेगा, मींस इलेक्ट्रॉन मिलेगा, या यहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मींस आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ठीक है, हम लोग सिर्फ उसका प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। दूसरा चीज क्या, अगर हम लोग मोमेंटम और पोजीशन दोनों एक साथ कैलकुलेट करने जाए तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। और उन्होंने एक आपका क्या है, इक्वेशन दिया। ठीक है, वो इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, मीन्स डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन, या फिर एरर के जगह पे अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा पी आपका क्या है, एरर इन मोमेंटम, मोमेंटम में आपको क्या है, एरर है।
ठीक है, तो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, एक साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको क्या है, एरर मिलेगा। और उन्होंने क्या बोला, इस रिलेशन दिया डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। मीन्स अगर मोमेंटम का एरर और आपका क्या है बोल सकते हैं या पोजीशन का एरर को, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या है, अब आप चाहें तो आपको क्या है, डेल्टा एक्स आपका क्या है, आपका एरर इन पोजीशन डेल्टा पी के जगह पे आपको क्या रख सकते हैं, P इक्वल टू आपको क्या पता है, m इंटू वी। ठीक है, तो इस P के जगह पे आपका मास तो आपका क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, V आपका क्या होगा, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, मींस डेल्टा V लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो एक रिलेशन तो आपका ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम। मीन्स आपका क्या है, पोजीशन में एरर साथ साथ क्या है, इंटू वेलोसिटी ऑफ एरर ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम होगा। ठीक है, तो एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, कभी कभी क्या है, आपको एरर इन वेवलेंथ पूछ देता है, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि आपको क्या एरर मिल रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ में क्या एरर मिलता है, किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब मेरे पास क्या रिलेशन है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है। अब हमें क्या पता है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर है। तो अब आपका क्या है, तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू डेल्टा पी एच अपॉन डेल्टा पी। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू क्या हो जाएगा, एच अपॉन डेल्टा लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। क्लियर है। ठीक है, ए हो सकता है, या फिर आप क्या है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो आपका वैल्यू है लेमडा अपॉन एच अपॉन पी, इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, किसके टर्म्स में, डीपी के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में। तो क्या होगा, डी लेमडा अपॉन क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। एच आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डीपी इंटू क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, अब अगर इसको 1 अपॉन पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या होगा, h इंटू माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे। क्लियर है। तो आपका डी लेमडा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी लेमडा इक्वल्स टू डीपी इक्वल्स टू एच अपॉन पी स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो डेल्टा लेमडा लिखूं तो डेल्टा लेमडा इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन पी स्क्वायर। क्लियर है। ये डी और डेल्टा में क्या है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। डी का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इस डेल्टा का वैल्यू थोड़ा सा आपका क्या होगा, इस डी के वैल्यू से क्या है, ज्यादा होगा। डी मींस आपका जो एरर होगा। क्लियर है, तो हम लिख सकते हैं। तो अब यहां से डेल्टा पी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा लेमडा इंटू एच आपका सॉरी पी स्क्वायर अपॉन एच, सॉरी यहां लिख दे रहा हूं, डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा लेमडा इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच। क्लियर है। हम लोग क्या है, इसको इस वैल्यू से आपका क्या है, ये वैल्यू कैलकुलेट करा है डिफरेंशिएट करके। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूं, इस डेल्टा पी को क्या करता हूं, यहां पे पुट कर देता हूं। क्लियर है। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो आपका वैल्यू क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब हमने क्या कैलकुलेट करा था, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा लेमडा इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच। हमने क्या कैलकुलेट करा था, डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा लेमडा इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, तो इसको पुट कर देते हैं तो क्या होगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा इंटू पी स्क्वायर अपॉन एच इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब आपका क्या होता है, आप लेमडा इक्वल टू क्या होता है, आपका क्या होता है, एच अपॉन पी होता है। ठीक है, तो लेमडा स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेमडा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लेमडा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर अपॉन 4 पाई। तो एक रिलेशन आपका ये आ गया। इस डेरिवेशन को समझ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या है, ये रिलेशन याद रखना है
क्लियर है। और आपका प्रीवियस वाला रिलेशन, ए वाला रिलेशन, और आपका क्या है, ए वाला रिलेशन। ठीक है, तो इतना सही आपको क्या है क्वेश्चन और आपका क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और आपका सभी प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है और क्या कितने टाइप्स के होते हैं। क्लियर है, तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।